साथियों नमस्कार, मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हूँ आज भारत के संवैधानिक विकास पर चर्चा। और भारत के जब मैं संविधान की बात करता हूँ तो उससे ये आशय ध्वनित होता है कि सरकार के 3 पक्ष होते हैं, एक विधायी पक्ष, दूसरा कार्यपालिका पक्ष और तीसरा न्यायपालिका पक्ष। इन तीनों के लिए जो कानून बनाया जाता है और जिनसे ये संचालित होते हैं उस कानून को संविधान कहते हैं। अगर इनकी किसी भी शाखा में तीनों में कहीं पे कोई विवाद पैदा होता है तो उसको तय करने के लिए उच्च न्यायालय होता है, तो उसके लिए न्यायालय होता है। और न्यायालय का काम ये है कि न्यायालय देश की सर्वोच्च पुस्तक सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड यानी संविधान को ही उसको ही सबसे ऊंचा मानता है और उसी के आधार पर व्याख्या करता है। तो चाहे वो नागरिक संबंध हो और चाहे सरकार के विभिन्न अंगों के बीच के संबंध हो। तो भारत में संवैधानिक विकास को हम 1600 ईस्वी से ले करके शुरू करते हैं, क्योंकि जब हम किसी बात को या किसी भी विषय को अध्ययन करते हैं तो उसको ब्रॉडली कुछ भागों में बांट लेते हैं। और बांटने का आधार ये रहता है कि 2 बड़ी चीज़ें उसमें होती हैं, जो उसमें डेट्स होती हैं या जो एक काल होता है, उसके बीच में 2 बड़ी विभाजक रेखाएं होती हैं, जो बड़ी घटनाएं होती हैं जिसके कारण वो एक युग या योग काल दूसरे से अपना होता है। तो हम आज पहले पाठ की चर्चा कर रहे हैं, पहले भाग की चर्चा कर रहे हैं, उसको 1600 से लेकर के 1765 ईस्वी तक को हम इसको आज अभी देखेंगे। तो पहले भाग की चर्चा करने से पहले हम आपको ये बता दें कि महारानी एलिजाबेथ के द्वारा 1600 ईस्वी के आखिरी दिन 1 दिसंबर को एक चार्टर पर दस्तखत किया गया था, जिस पर वहाँ के नागरिकों ने एक कंपनी बनाई थी और उस कंपनी में कुल 24 सदस्य और 1 अध्यक्ष था और इनका कार्यकाल 1 वर्ष था। और इनके द्वारा ये कंपनी बनाई गई थी और जिसमें ये कहा गया था कि हम भारत में या पूर्व के देशों में व्यापार करना चाहते हैं। तो इसको महारानी एलिजाबेथ ने इसको अनुमति दे दी थी। 1601 के चार्टर में ये कहा गया था कि ये कंपनी जो भी काम करेगी वो वहाँ के कुछ ज़मीन ऑक्युपाई करेगी, कुछ ज़मीन पे लोग रहेंगे, कुछ उनके कारखाने लगेंगे, कुछ गोदाम बनेंगे, उसमें भारतीय लोग नियुक्त होंगे या पुर्तगाली लोग नियुक्त होंगे या फ्रेंच लोग नियुक्त होंगे या विदेशी लोग नियुक्त होंगे। उसमें केरल के लोग भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, मुसलमान भी हो सकते हैं, ईसाई भी हो सकते हैं, पारसी भी हो सकते हैं। तो इन सब के लिए एक नियम बनाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इन व्यक्तियों द्वारा तो नियम जो बनाए जाएंगे वो इसलिए बनाए जाएंगे कि एक तो कंपनी अच्छी तरह अपने बिजनेस को संपादित कर सके, दूसरा ये है कि उसमें अनुशासन की भावना कायम रख सके, और तीसरा ये कि अगर अनुशासन को भंग करते हैं तो विभिन्न लोगों के लिए क्या नियम होंगे इसको वो बनाएंगे। तो ये नियम जो बनाए जाएंगे उसमें उसका उद्देश्य ये होगा कि जिससे उनका कुशल प्रबंधन हो सके। लेकिन ये कानून किसी भी दशा में इंग्लैंड के संविधान को या इंग्लैंड की जो उस बारे में संविधान है या कानून है उसका वो उल्लंघन नहीं करेंगे। और इस प्रकार से ये व्यवस्था प्रारंभ से शुरू हुई। जैसा कि आप जानते हैं कि 1498 में वास्को डी गामा ने भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज की थी और कालीकट के राजा जमोरिन के दरबार में पहुंचा था। और वहां पर उसके बाद वहां उसके 2 गवर्नर हुए, पुर्तगाली, और एक था अल्मीडा और अल्बुकर। और अल्मीडा ने 1510 में गोवा की स्थापना की और बम्बई को भी उसे मिल गया बाद में। लेकिन पुर्तगाल की राजा की बहन की शादी इंग्लैंड के राजा से हो गई और इसके बाद दिल्ली को दहेज में पुर्तगालियों ने अंग्रेज़ों को दे दिया। तो ये
बात तो यहाँ पे ख़त्म होती है, लेकिन अगर इसके आगे चले तो जो नियम कानून थे, धीरे धीरे क्या हो रहा था कि 1612 ईस्वी में जब यहाँ पर मुग़लों का शासन था और जहांगीर का शासन था, तो जहांगीर ने एक फरमान जारी किया था जिसके अंतर्गत पहली गोदाम सूरत में अंग्रेज़ों ने 1612 ईस्वी में बनाई थी। और इसके बाद वो मद्रास में, मछलीपट्टनम और इसी तरह से कलकत्ता में भी उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ लगाई। और समय बीतता रहा और उसके बाद 1707 में मुग़लों के जो सबसे प्रसिद्ध शासक थे औरंगज़ेब, उनका देहांत हो गया। और उसके बाद इतना बड़ा साम्राज्य जो कि काबुल से लेकर के और दक्षिण में कन्याकुमारी तक और इधर आसाम तक फैला हुआ था, उसको इतने बड़े शासन को चलाने के लिए उनके जो उत्तराधिकारी थे वो उतने योग्य नहीं थे, सुयोग्य नहीं थे, और उनके अंदर क्षमता नहीं थी और उनके अंदर ये नेतृत्व करने की क्षमता नहीं थी, जिसके अभाव के कारण अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों ने अपने को अलग राज्य डिक्लेयर कर दिए, अपनी उन्होंने स्वतंत्रता डिक्लेयर कर दी। कहीं पे मराठों ने अपना मराठा राज्य बना लिया, कहीं पे हैदर अली ने अपना अलग राज्य बना लिया, कहीं पे अफगानों ने अपना अलग राज्य बना लिया। इस प्रकार से ये सतत प्रक्रिया चल रही थी। और इसी बीच में धीरे धीरे करके उनका पतन हो रहा था, मुग़लों के बादशाहों का, और उनकी रियासतें धीरे धीरे जा रही थी। ये अंग्रेज़ों के लिए एक अच्छा मौका था और उन्होंने ढेर सारी वहाँ पे नई मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में अलग अलग फैक्ट्रीज लगाई और उसमें ढेर सारे उन्होंने कर्मचारी भी, चाहे वो हिंदू मुस्लिम, इन लोगों को भर्ती किया और विदेशी उनको भी भर्ती किया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे करके ये ऐसी परिस्थिति अनुकूल हो रही थी कि सत्ता का विखंडन हो रहा था और पूरी भारत की जो केंद्रीय सत्ता थी वो कमज़ोर हो रही थी। और ऐसे में अंग्रेज़ों को भी अपने पैर फैलाने का मौका मिल गया और उन्होंने भी ज़मीन, ये कल्पना की कि हम भी यहाँ पे ज़मीन ले सकते हैं और उसके राजा बन सकते हैं। और इसी क्रम में अब 1600 के बाद 1609 में भी चार्टर जारी हुआ और इन चार्टर्स में 1609, 1661, 1669, 1687, 1693, इन सब में ये चार्टर जारी होते रहे। इन चार्टर्स में कोई ख़ास बात नहीं थी। इन चार्टर में वही पुरानी बातें लिखी गई थी कि कैसे आप शासन करेंगे, जो आपके यहाँ काम करेंगे कंपनी में, जब आप उसकी जो ज़मीन भारत की होगी तो उसमें तमाम हिंदू मुस्लिम अनेक धर्म के लोग काम करेंगे और उसमें कई प्रकार की राज्यों के या देशों के लोग भी काम कर सकते हैं। उसमें पुर्तगाली भी हो सकते हैं, उसमें फ्रेंच भी हो सकते हैं, उसमें डच भी हो सकते हैं, उसमें इंग्लिश भी हो सकते हैं और उसमें भारतीय भी हो सकते हैं, अरब भी हो सकते हैं। उनके लिए कैसे नियम बनाया जाए, तो ये बनाया गया था कि जो भी नियम बनाए जाएंगे वो उसके अनुशासन के लिए नियम बनाए जाएंगे और कंपनी के विकास के लिए नियम बनाए जाएंगे और नियमों पर चला जाएगा। तो मुख्य रूप से यही चार्टर एक्टों में जारी होता रहा। लेकिन धीरे धीरे करके जब समय बीतता रहा और उसके बाद 1726 में एक चार्टर जारी हुआ और उस चार्टर में पहली बार मेयर का पद बनाया गया था। मेयर का पद बिल्कुल उसी प्रकार का था जैसे आजकल हम बड़े बड़े शहरों में देखते हैं कि वहाँ पे कारपोरेशन या निगम बनाए गए हैं, तो उसमें 9 एडमिरल, 9 उसमें उसके सदस्य होते थे और एक चेयरमैन, मेयर कहते थे उसको। और ये मेयर जो है हर साल बदल जाते थे, उनको जो सदस्य होते थे वो अलग अलग मेयर हर साल के लिए चुनते थे और वो मेयर सदस्यों में से ही चुने जाते थे। तो मेयर की कोर्ट बनी और मेयर की कोर्ट और इसके अलावा गवर्नर जनरल की, इसके अलावा और भी पीस कोर्ट्स बनी। तो पीस कोर्ट्स में भी मामला हो, इसके अलावा हर राज्यों में गवर्नर भी थे तीनों प्रेसिडेंसी में, और वो जो भी मामला जाता था तो जो मेयर कोर्ट्स थी वो केवल सिविल और धार्मिक मामलों का निस्तारण करती थी। इसके अलावा पीस कोर्ट्स बनी थी तीनों प्रेसिडेंसी में। पीस कोर्ट्स भी क्रिमिनल कोर्ट को चुनती थी और उनकी अपील बाद में गवर्नर जनरल जो संबंधित प्रेसिडेंसी का है वहाँ पर जाती थी। इस प्रकार से
ये चल रहा था और जो भी नियम कानून कायदे थे वो हिसाब से मुंबई और तीनों प्रेसिडेंसी में लागू हो रहे थे। और इसमें कहीं कहीं मद्रास, जैसे मद्रास में या बॉम्बे में, उसमें ये भी जो लोकल नियम थे या लोकल विभिन्न लोगों के धर्म थे, उन धर्मों के अनुसार वहाँ पे निर्णय किया जाता था। मुफस्सिल अदालतें थी जो कि इसको सुनती थी और इसके बाद गवर्नर जनरल को अपील में जाता था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी मामला जा सकता था और सेकंड अपील प्रिवी काउंसिल में भी की जा सकती थी। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चल रही थी और धीरे धीरे उनका साम्राज्य का विस्तार हो रहा था। और फिर 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध में उस समय मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड था और शाह आलम सेकंड के माता ये लोग बंगाल का गवर्नर सिराजुद्दौला था। और सिराजुद्दौला ने पहले अंग्रेज़ों के धीरे धीरे उनकी गतिविधियाँ बढ़ रही थी वहाँ पे कलकत्ता में, कई कॉलोनीज उन्होंने बनाई थी और उस पर उन्होंने आक्रमण भी किया कई बार और उनको कई बार अंग्रेज़ों को मुँह की खिलानी पड़ी। लेकिन सिराजुद्दौला ये समझ गया था कि इनको अंग्रेज़ों को पूरी तरह से हराना होगा और बाद में 1757 में सिराजुद्दौला की फ़ौज और रॉबर्ट क्लाइव की अंग्रेज़ी फ़ौज लड़ी और उसमें सिराजुद्दौला में प्लासी, जो कि आज के नादिया ज़िले में बंगाल में है, वहाँ पर वो पराजित हो गई। प्लासी का ये युद्ध बहुत ही निर्णायक युद्ध था और इसमें जब इस प्रकार पराजय हुई तो, और इसकी पराजय का मुख्य कारण ये था कि जो सबसे बड़ा सेनापति उसका सिराजुद्दौला का था, जिसके पास करीब 20 से 25 हज़ार सैनिक उसके नेतृत्व में थे, लेकिन उसने लड़ने से मना कर दिया और उसने अपने दुश्मन क्लाइव से हाथ मिला लिया और क्लाइव ने कह दिया कि आप अगर मेरा साथ दे दो तो तुमको हम यहाँ का नवाब बना देंगे। और इस आधार पे मीर जाफ़र ने उसको धोखा दे दिया और जिसके कारण सिराजुद्दौला की फ़ौज पराजित हो गई। यद्यपि अंग्रेज़ी फ़ौज में बहुत कम सैनिक थे, मुश्किल से 5000 के आसपास सैनिक थे और कुछ 150 तोपची भी थे, लेकिन वहाँ 50,000 की सेना जो है इसलिए पराजित हो गई क्योंकि उसने अपने ही लोगों ने विश्वासघात किया। लेकिन ये आगे चल के भारतीय इतिहास में एक बहुत टर्निंग पॉइंट बन गया। लेकिन इसके बाद जब उन्होंने मीर जाफ़र को बंगाल की नवाबी सौंपी तो धीरे धीरे करके उन्होंने अपनी सेना को बढ़ाने के लिए, अपनी फ़ौज की रसद सामग्री को पूरा करने के लिए, उनको हथियार खरीदने के लिए और युद्ध में लड़े गए खर्चों के लिए और बाहर और दूसरे राज्यों में अपने राज्य का विस्तार करने के लिए लगातार मीर जाफ़र पर उन्होंने शर्तें लगाई कि हमको इतने पैसे दिए जाएं। लेकिन मीर जाफ़र ने भी बाद में ये समझ लिया कि हम इनकी शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे और अंततोगत्वा मीर जाफ़र को कुछ लोकल लोगों से मिल करके मीर जाफ़र को इन्होंने हटा दिया अंग्रेज़ों ने। और फिर मीर जाफ़र के ही एक ख़ास आदमी को, मीर जाफ़र के ख़ास रिश्तेदार जो कि मीर कासिम नाम था उसको इन्होंने वहाँ का नवाब बना दिया। मीर कासिम बहुत बुद्धिमान व्यक्ति था और बहुत ही राष्ट्रभक्त था और उसने बहुत बुद्धिमानी से शासन करना शुरू किया और वो 3 साल तक शासन करने के दौरान उसको ये समझ में आ गया था कि ये लोग अब अगर हम इसी तरह शासन करते रहे तो ये हम लोगों का पूरा राज्य हड़प लेंगे। और इसके कारण उसने 1963 में उस पर आक्रमण किया अंग्रेज़ों पर और अंग्रेज़ों को हराया भी। लेकिन 1964 में काफ़ी बड़ी सेना अंग्रेज़ों की आई और अंग्रेज़ों की सेना के साथ शाह आलम सेकंड की भी सेना और इसके अलावा अवध के नवाब शुजाउद्दौला की सेना भी उसमें शामिल थी। इन सेनाओं में घनघोर युद्ध हुआ और हेक्टर मुनरो जो कि सेनापति इंग्लैंड का था उसके नेतृत्व में घनघोर युद्ध हुआ। लेकिन अंत में इसमें संयुक्त सेनाओं की हार हो गई और इंग्लैंड विजयी हुआ। और इसके बाद इंग्लैंड जब विजयी हुआ तो उसने अपनी शर्तों को थोपना शुरू कर दिया और एक इलाहाबाद की संधि हुई और इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई और उस संधि के द्वारा ये तय किया गया कि अब जो बंगाल की दीवानी है उसका सारा अधिकार जो है वो उसको अंग्रेज़ों को दे दिया जाएगा। और इसके अलावा कड़ा और इलाहाबाद की जो ज़िले थे उसकी दीवानी भी
शुजाउद्दौला ने, अवध के नवाब ने अंग्रेज़ों के हवाले कर दी संधि की शर्तों के अनुसार। और इसी के साथ ही 50 लाख का जुर्माना भी अंग्रेज़ों ने शुजाउद्दौला से इसलिए वसूला कि जो है जो युद्ध का हर्जाना, युद्ध का खर्चा जो हुआ है वो आप इसको दीजिए। और इसके अलावा उसने अपनी सेनाओं को भी शुजाउद्दौला के साथ रख दिया, इसलिए कि उनको सेनाओं को उनको मेंटेन किया जाए और जो सेनाओं पे खर्चा होता है उसको शुजाउद्दौला को या अवध के नवाब को वहन करना पड़ेगा। इस तरह की शर्तें जारी रहीं और इसी परिस्थिति में अब हम प्रथम भाग को ख़त्म करते हैं और अब एक दूसरा भाग संवैधानिक विकास का शुरू होता है, जो कि 1765 से 1857 के तरफ जाता है। 1857 में जैसा कि आप जानते हैं कि भारत का प्रथम स्वाधीनता संग्राम हुआ था, इसलिए वो एक बहुत बड़ी विभाजक रेखा है, विभाजक बिंदु है, विभाजक तिथि है, विभाजक वर्ष है। और इसी प्रकार 1765 में जब इतनी बड़ी दीवानी जिसका विस्तार 1000 किलोमीटर लंबा और 1000 किलोमीटर चौड़ा है, ये इनके पास आ गया, तो ये भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। ये ऐसा समय था कि जब भारत में युगांतरकारी परिवर्तन शुरू हो गया और इस समय अब अंग्रेज़ों को लगने लगा कि हम व्यापारी नहीं हैं, अब हम यहाँ के राजा हैं और उन्होंने उसके अब राजा की हैसियत से राज्य करना शुरू कर दिया। तो इसके बाद 1700, लेकिन इतनी बड़ी रियासत का प्रबंधन करना बहुत मुश्किल काम था। कारण ये था कि अंग्रेज़ों के पास बहुत कम कर्मचारी थे। इन्होंने कुछ जिलों में कुछ कर्मचारियों को लगाया और उनको छोटे कर्मचारी थे, उनको उनकी तनख्वाहें कम रखी गई, उनका वेतन कम रखा गया और उनको कहा गया कि जो भारतीय हैं उन्हीं को कहा गया कि आप जो है दीवानी या वो टैक्स जो है सीधे जनता से वसूलिए और यहाँ ला करके कर्मचारियों को दीजिए। तो कर्मचारियों ने भी, जो कि अंग्रेज जो कर्मचारी थे, उन लोगों ने भी इसका फ़ायदा उठाया और घूस भी लिया और इसके बाद यहाँ से घूस ले करके और धनी होकर के वो इंग्लैंड में चले गए और इसी प्रकार से जाते रहे और इसी प्रकार से व्यवस्था चलती रही, क्योंकि इनके पास इतना बड़ा तंत्र नहीं था, इतना बड़ा अंग्रेज़ों के पास ब्यूरोक्रेसी नहीं थी जिससे वो पूरे इसको शासन कर पाते, जहाँ से कि पूरी दीवानी बिहार, उड़ीसा और बंगाल की वसूल कर पाते। तो ये स्थिति चलती रही और 1765 से 1772 के बीच में बहुत सारे कंपनी के जो कर्मचारी थे वो धनी होकर के इंग्लैंड लौट गए और वहाँ पर फिर हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इस पर चर्चा शुरू हुई कि ये लोग धनी क्यों हो रहे हैं। और इसके बाद जो है इस पर एक कमेटी बैठाई गई जांच के लिए, तो जिससे ये पता चला कि जो कंपनी है, जो कंपनी का यहाँ पे वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, मंडल है, यानी जिसको कहते थे कि जिसमें 24 मेंबर्स थे और एक डायरेक्टर था और जिनका कार्यकाल 1 वर्ष होता था। और इन लोगों को के कार्यकलापों का अध्ययन किया तो इसको सरकार को, अंग्रेज सरकार को ये मिला कि इसमें इसके प्रशासन में बहुत तरह की कमियां हैं, बहुत तरह की इनके पास इसमें दोष हैं और जिसको दूर किया जाना आवश्यक है, नहीं तो ये इस प्रकार से शासन नहीं कर पाएंगे। इसी को लेकर के बाद में 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया। रेगुलेटिंग एक्ट यानी कंपनी के कार्यों को रेगुलेट करने के लिए आया। इसके तहत ये व्यवस्था की गई कि जो ये अध्ययन किया गया कि जो कार्यकाल वहाँ पे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स का है, तो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में 24 सदस्य और एक अध्यक्ष हैं, तो इनका कार्यकाल 1 साल का है। और इसलिए जब 1 साल में किसी व्यक्ति को इतना अनुभव नहीं हो पाता कि वो सुधार के काम को वो लागू कर सके या इम्प्लीमेंट कर सके, ऐसी दशा में इंग्लैंड की सरकार ने वहाँ पे इसको बदलने का निर्णय लिया और कहा कि अब इनका कार्यकाल जो है यहाँ पे 4 साल का होगा, चाहे सदस्यों का कार्यकाल हो और चाहे डायरेक्टर का कार्यकाल हो। तो एक ये निर्णय लिया और दूसरा ये निर्णय लिया कि जो 500 पाउंड दे करके, टैक्स दे करके शेयर होल्डर बनते थे, अब ये कह दिया गया कि 1000 से कम देने वाले को शेयर होल्डर नहीं बनाया जाएगा। तो इस प्रकार से जो ये उस समस्या को रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा दूर किया गया कि जो ये COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे, इनको अब ये चिंता नहीं हुई कि 4 साल के पहले कोई हमें हटा सकता है और हमें फिर शेयर होल्डर्स के पास जाकर के उनकी अनुनय विनती करनी पड़ेगी कि आप हमको वोट दीजिए और फिर जिससे हम चुने जाएं।
अब उन्होंने सारा फोकस इस पर लगाया कि हम इसमें कंपनी के कार्यों में कैसे सुधार कर सकते हैं। तो ये एक बहुत आमूलचूल परिवर्तन आया। और दूसरा ये परिवर्तन किया गया कि यहाँ पर जो एक प्रोविंशियल जो तीनों प्रेसिडेंसी अंग्रेजों की थी उसमें भी परिवर्तन किया गया। यहाँ पे जनरल्स बनाए गए और तीनों प्रेसिडेंसी को यहाँ की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया, कलकत्ता की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और गवर्नर जनरल की काउंसिल में 4 सदस्य रखे गए और इनको जो है सभी प्रकार के अधिकार, धार्मिक अधिकार, सिविल मुकदमों को निपटाने, क्रिमिनल का अधिकार और अन्य एडमिरल्टी के अधिकार दे दिए गए। इस प्रकार से ये हुआ। और इसके बाद एक तीसरी चीज़ ये की गई कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट का CJI या नियुक्त न्यायाधीश होता था और दूसरा जो है वहाँ का 3 अन्य न्यायाधीश होते थे। और इसकी स्थापना फोर्ट विलियम कलकत्ता में की गई। और इस प्रकार से इसमें ये व्यवस्था दी गई कि ये सब मामलों का निस्तारण करेंगे। लेकिन कुछ समय बाद ये फिर महसूस हुआ कि ये इनको पूरी तरह से जो है शक्तियाँ नहीं दी गई हैं। विशेष रूप से ना तो गवर्नर जनरल की शक्तियों को परिभाषित किया गया था और ना ही उनको ये बताया गया था कि कौन से कानून से वो फैसला करेंगे, कौन से कानून को लागू करेंगे, और ना ही उनको ये बताया गया था कि उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा, यानी वो किसके ऊपर जो है किन से पैदा होने वाले मुकदमों को वो अपने अधीन समझेंगे और उनका क्षेत्राधिकार क्या होगा। इस प्रकार से ये रेगुलेटिंग एक्ट में बहुत सारी कमियां थी, जिसको 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट से कम किया गया। और उसमें ये कहा गया कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो उन मामलों को देखेगा जो मामले कंपनी जिनको कर्मचारी रखती है और जिनको अधिकारी रखती है, ऐसे कर्मचारी अगर वो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम कर रहे हैं तो उनके ऊपर कोई काम नहीं होगा। लेकिन अगर ऑफिशियल कैपेसिटी में जा करके किसी प्रकार का गलत काम करते हैं तो वो सारा क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होगा। तो इस प्रकार से, और नीचे जो तीनों प्रेसिडेंसी में और अदालतें चल रही थी, जैसे चार्टरी एक्ट चल रहा था, जैसे मेयर कोर्ट चल रही थी, जैसे पीस कोर्ट चल रही थी, और जैसे गवर्नर जनरल की कोर्ट चल रही थी, वो चलती रहेगी। लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपीलेट अथॉरिटी के रूप में अपीलेट का एक पावर जो है उसको भी दी गई, क्या नाम है, जो है आपके गवर्नर जनरल काउंसिल को दी गई। अब इसमें कुछ और प्रोविंसेस में जो है नियम बनाने की भी शक्ति दी गई। और इस प्रकार से सरकार ने इस पर एक तरह से अदृश्य रूप से नियंत्रण स्थापित करने की कोशिश की। और सारे ये भी कहा गया कि जो भी इसके वो हैं कंपनी के कार्य हैं यहाँ पर, वो चाहे सैनिक के कार्य, सैनिक से संबंधित हो, सैनिक व्यवस्था से, या चाहे क्रिमिनल से संबंधित हो, एडमिरल्टी से संबंधित हो, या सिविल से संबंधित हो, इन सारे मामलों को जो है वो यहाँ पे लाया जाएगा और उनको सुना जाएगा। तो इस प्रकार से ये परिभाषित किया गया। और उसको जो है सरकार को भी, यानी जो वहाँ की कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है, वो इनको सरकार को बताएगी। और लेकिन फिर इस प्रकार की चीज़ें चलती रहीं और 1784 में ये महसूस किया गया कि यहाँ पर अभी भ्रष्टाचार चल रहा है कंपनी में, और कंपनी की दिन प्रतिदिन हालत जो है वो बैंक्रप्सी की तरफ जा रही है, लगातार ये दिवालिया होने की तरफ जा रही है, क्योंकि इसके कर्मचारी लगातार घूस ले रहे हैं और ठीक ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। फिर वहाँ के इंग्लैंड की सरकार ने एक नई कमेटी बनाई, और इस कमेटी बनाने के पहले उन्होंने जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स है उनको आदेश दिया कि आप इसको जो है तुरंत वहाँ के जो चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे कलकत्ता हैं उनको तुरंत बुलाइए, जिनका नाम इम्पे था, और जो वारेन हेस्टिंग्स है तत्कालीन गवर्नर जनरल, उनको भी वापस बुला दीजिए। लेकिन जो कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स थे उन्होंने उनको नहीं वापस बुलाया। ऐसी दशा में ये महसूस किया गया कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे पिट्स, उन्होंने एक पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट ले आया और उन्होंने कंपनी को 2 भागों में उसके कार्यों को बांटा। उन्होंने कहा कि एक तो वाणिज्यिक काम होगा, और वाणिज्यिक काम को ये जो कंपनी के गवर्नर हैं ये देखेंगे, और दूसरा काम राजनीतिक होगा या सेना से संबंधित होगा या युद्ध से संबंधित होगा। इन कार्यों को अब जो है वो 6 सदस्यीय एक समिति देखेगी, जो कि सरकार की समिति, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है अब ये काम सारे
सूचनाएं जो है सरकार को देने लगा। एक तरह से आप अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के कार्यों में सीधे सरकार ने दखल करना शुरू कर दिया था। अब इसके बाद जो है 1793 में एक और एक्ट आया जिसको चार्टर एक्ट फर्स्ट कहते हैं। और इस चार्टर एक्ट में जैसे पहले दिया हुआ था कई तरह की शक्तियां दी गई थी, और इसके अलावा सबसे ज़्यादा शक्ति ये दी गई कि कंपनी को 20 साल के लिए और उसका कार्यकाल रिन्यूअल कर दिया गया, यानी कि 1813 तक के लिए कर दिया गया। दूसरा ये किया गया कि कंपनी की जो मोनोपोली थी, यानी कि जो पूरब में व्यापार करने का अधिकार भारत में था, उसको अगले 20 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तो इस प्रकार से और बाकी न्याय व्यवस्था उसी तरह चलती रही। 1813 में जब फिर 1813 आया तो 1813 में कुछ नए नियम बनाए गए, और उसमें ये कहा गया कि अब कंपनी जो है एक प्रकार से सरकार ने उस पर अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी की जो भी क्षेत्र थे, जो विजयी क्षेत्र थे या उनके जो रेवेन्यू थे, उस पर उन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने कहा कि ये सरकार का भाग है, और इसके बाद जो आपका हिस्सा बचेगा वो केवल 10-10.5% आपको लाभ का मिलेगा, और आप 1 लाख रुपया यहाँ पर अंग्रेजी शिक्षा के लिए जो है देंगे। इसके अलावा कंपनी के एकाधिकार को इंग्लैंड में ख़त्म कर दिया। जो कंपनी का एकाधिकार व्यापार करने का भारत में था वो ख़त्म कर दिया गया, और सभी इंग्लैंड वासियों के लिए यहाँ कह दिया गया कि आप व्यापार कर सकते हैं। केवल कंपनी को चीन में अफीम और चाय के व्यापार के लिए एकाधिकार नहीं समाप्त किया गया। इस प्रकार से काफ़ी हद तक ये जो क्षेत्र थे उसके बारे में भी ये कहा जाने लगा कि अब ये ताज जो इंग्लैंड का क्राउन है उसके अंतर्गत ये ज़मीन ये जो विजित क्षेत्र है वो आ रहे हैं। लेकिन इसको और अच्छी प्रकार से 1833 में जब एक्ट आया तो 1833 के एक्ट में पूरी तरह से ये कहा गया कि अब वहाँ पे एक नई शिक्षा प्रणाली लागू होगी। वहाँ पर एक जो है नया कमीशन बैठाया जाएगा लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। एक पहला जो है वहाँ पे सभी नियमों के वो यूनिफाई करने के लिए बोर्ड बनाया जाएगा, ये भी कहा गया। और इसके अलावा 1 लाख रुपया भारतीय शिक्षा भारतीय जो भाषा है उसको डेवलप करने के लिए दिया गया। इसके अलावा कंपनी का जो एकाधिकार चीन में चाय और अफीम के व्यापार करने का था उसको भी खत्म कर दिया गया। इस प्रकार से और इसके बाद ये भी कह दिया गया कि 1833 में कहा गया कि अब जो गवर्नर जनरल होगा वही सब मालिक होगा, और बाकी जो गवर्नर्स थे प्रेसिडेंसी के मद्रास और कलकत्ता मद्रास और बॉम्बे के, उनके सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। और कहा गया कि विधायी अधिकार और सेना का अधिकार, ये सारे अधिकार, और क्रिमिनल का अधिकार, सिविल का अधिकार, ये ज़्यादातर अधिकार सारे जो है संकलित हो गए। और दूसरी बात ये भी सरकार ने कही कि जो भी विजयी क्षेत्र है, जितना भी क्षेत्र कंपनी ने विजिट किया, वो सब आप क्षेत्र क्राउन के और क्राउन के उत्तराधिकारियों के लिए, उनके ट्रस्ट के लिए रख रहे हैं। ये यानी उनका है और ये आपका अब नहीं है, ये क्राउन का है, इंग्लैंड का है। और इस तरह से उनके क्राउन के लिए आप उनके ट्रस्टी के रूप में इस संपत्ति को रख रहे हैं, चाहे वो आपका पैसा हो जो ट्रस्ट जो आप वसूल करके रेवेन्यू आ रहा है, और चाहे वो जो ज़मीन आपने जीता है, एक तरह से उस पर ताज का शासन है। तो ये बात बहुत ही क्लियर कट कर दी गई। और 1835 में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को बनाया गया, और विलियम बेंटिंग को कहा गया कि अब जो भी है वो सारा जो अधिकार है वो सब आप में संकेंद्रित हो गया। इस प्रकार से सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, चाहे वो विधायी शक्तियों का है, वो सारी विधायी शक्तियों का पावर या न्याय का सारी शक्तियाँ जो है ले ली गई, जो सभा दूसरी प्रेसिडेंसी थी मद्रास और बम्बे। तो इस प्रकार से लगभग कंपनी का लगभग ये शासन जो है वो सरकार का ही होता चला जा रहा था, यानी किंग ऑफ क्राउन या किंग का जो है शासन होता चला जा रहा था, और सारी जमीन उसी के बिहाफ पर इन लोगों ने रखी। इसके बाद और आगे प्रगति होती रही, और 1853 में लॉर्ड डलहौजी जब था तो यहाँ पर एक नया वो चार्टर एक्ट लाया गया, जो कि लास्ट चार्टर एक्ट था। इस चार्टर एक्ट में ये कहा गया कि जो भी अधिनियम गवर्नर जनरल है, और ये सारे जो वो हैं सारे अधिकार इसी में केंद्रित हैं। तो एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि 1835 में ही अब उसको रेगुलेशन की जगह से
अब उसको पार्लियामेंट कहा जाता था कानूनों को, और सारी की सारी पावर इसमें केंद्रित कर दी गई। और इसके अलावा जो ये कहा गया कि अब खुली शिक्षा नीति होगी, और उसमें गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी उसका विस्तार कर दिया गया। गवर्नर जनरल की काउंसिल को विस्तार करके उसमें लेजिस्लेटिव पार्ट भी लाया गया। अब उसमें 12 सदस्य होने लगे। ये पहला तो गवर्नर जनरल खुद होता था, गवर्नर जनरल काउंसिल, और दूसरा होता था कमांडर इन चीफ, और 4 सदस्य जो है पहले ही उसकी काउंसिल में पहले से ही थे, और 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़े गए जिनको सिर्फ जो है काम लेजिस्लेशन का काम करना था या नियम बनाने का काम करना था। तो पहली बार, और इसके साथ ही उसमें 2 सदस्य जो है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक अन्य सुप्रीम कोर्ट के जज, और इसके अलावा 4 रियासतों से आगरा और कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे से 4 सदस्य भी रखे गए। इस तरह से 6 सदस्य ऐसे रखे गए जो कि उसमें जो कि वो अलग अलग जगहों के थे। यानी पहली बार इसमें एक नई चीज़ लगाई गई जिसको कहा जाता है कि एक ऐसा तत्व है जो लोकल एलिमेंट को उसमें प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार से हम देखते हैं, और उसी समय लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में एक अलग समिति भी बनाई गई खुली शिक्षा के लिए, और जिसमें सभी भारतीयों को भी अधिकार दे दिया गया कि आप सिविल सर्विसेज में एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो इसका लेजिस्लेटिव फंक्शन भी हो गया, और इसके साथ ही साथ इसके पास सारी एग्जीक्यूटिव फंक्शन और लेजिस्लेटिव फंक्शन को पहली बार उसमें बांटा गया। तो इस तरह से ये 1853 में, और फिर कहा गया कि ये सारी जो भी विधि क्षेत्र हैं वो सब जो है क्राउन के हैं, और वो क्राउन के लिए आप ट्रस्टी के रूप में रखे हुए हैं, और उस पर सारे क्राउन का अधिकार है। तो इस तरह से 1853 का ये समय समाप्त होता है, और दूसरा चैप्टर भी, दूसरा भाग भी समाप्त होता है। तो आज हम इन्हीं 2 भागों की चर्चा आपके समक्ष कर रहे हैं, कैसे इस बीच में विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। और इसमें इसके बाद आप जैसा कि जानते हैं इस दरमियान और बहुत सी घटनाएं घटी। उदाहरण के लिए 1793 में कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त किया, और अस्थाई बंदोबस्त में ये कह दिया गया कि भाई सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया कि अगर 10/11 भाग जितना आप टैक्स वसूल करते थे, जितनी ज़मीन है वो आपकी ज़मींदारों की है, लेकिन अगर ज़मींदार 10/11 टैक्स का नहीं देता है और एक दिन के समय कलेक्टर के यहाँ नहीं जमा करता है, तो उस दिन उसकी ज़मींदारी को नीलाम कर दिया जाएगा। और इसके बाद जो है ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के राज्यों में इसको लागू किया गया। इसी प्रकार से आप जानते हैं कि 1822 में मुनरो ने जो है वहाँ पे रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की, जो कि बंगाल और दक्षिण भारत में अधिकांश रूपों में लागू की, और लगभग पूरे देश के 51% भागों पर लागू की, और इससे भी धन आने लगा। और इसके बाद एक तीसरी व्यवस्था ये की गई, इसमें दर क्या होगी, तो ये कहा गया कि जो ड्राई लैंड है उसमें 50%, और जो उस तरह के हैं उस पर 60% जो है उपज का जो है देना पड़ेगा। और इसी प्रकार से मालवाड़ी व्यवस्था जो है मध्य प्रदेश से लेकर के पंजाब और बलूचिस्तान और अफगानिस्तान पर सब जगह लागू की जो है। तो ये इस प्रकार से सबसे कम 19% राज्य इस पर लागू थे। तो ये जो व्यवस्था थी, इसी व्यवस्था के कारण अंत में हम देखते हैं कि लॉर्ड डलहौजी के कारण लॉर्ड डलहौजी ने बहुत से ज़मींदारों की संपत्ति छीन ली थी, और उन्होंने जब्ती का नियम लगाया था। हम और भी जानते हैं, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, कि वेलेजली ने जो है सहायक संघ के माध्यम से भारतीय जनता को, भारतीय राजाओं को त्रासित करना शुरू कर दिया। तो इन सब चीज़ों से एक विद्रोह की स्थिति बन रही थी, और 1857 में एक नया गांधी को भारत का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कहा जाता है। तो हम अब यहीं तक आज खत्म करते हैं। उसके बाद 1858 में एक नया एक्ट आया, जिसकी चर्चा हम अगले भाग में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।